औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन हैज़ लीस्ट अमाउंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो दिए गए ऑप्शंस है इसमें सबसे कम जो है वो मैग्नीशियम है, जिसकी अमाउंट जो है वो एक मालिक्यूल होता है, एक मैग्नीशियम आयन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लोरोफिल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, रिस्पायरेशन प्रोसेस। नॉर्मली जो कैरोटीनाइड्स के रोल्स है इसमें मेजर रोल जो है वो फोटो प्रोटेक्शन है। और फोटो प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा इंटेंस लाइट होता है जो क्लोरोफिल को डैमेज काज करता है, वो कैरोटीनाइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह ये क्लोरोफिल जो है ये उसकी इंटेंसिटी से बच जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ option A. Question number 3. Oxygen produced in photosynthesis can determine the amount of। दो स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और एक एक्शन स्पेक्ट्रा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा टोटल लाइट एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और एक्शन स्पेक्ट्रा जो है दैट इज़ द लाइट दैट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाए वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। एब्जॉर्ब लाइट के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। तो अगर हमें एक्शन स्पेक्ट्रा मालूम करना हो, वी शुड डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 4 है, इन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द एक्शन स्पेक्ट्रा इज। ऑप्शन ए में है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बी में है बैलेंस, सी माइक्रोस्कोप और डी में है नन। इसका आंसर नन इसलिए है, दिस क्वेश्चन इज़ अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन और हियर देयर इज़ अ डिस्ट्रैक्टर यूज्ड। किस तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बुक में यूज़ किया गया है, और वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को मालूम करने के लिए। एक्शन स्पेक्ट्रा को मालूम करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यही यूज़ करेंगे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन करें। सो द करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 5 है, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी इफेक्टेड व्हेन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिस हो तो इफ़ेक्ट होगा, वाटर में भी ये इफ़ेक्ट होगा, क्लोरोफिल भी इफ़ेक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्वेश्चन 6 है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट रिएक्शन को ही कहते हैं, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई काम नहीं है। लाइट के ऊपर अगर ये डिपेंडेंट है तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी ऑक्सीजन इज़। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ऑक्सीजन के लिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया है, तो इसमें एक आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज़ किया गया है दैट इज़ O18, और इसको हेवी ऑक्सीजन भी कहते हैं। क्वेश्चन 8 है, रेडिएशन इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस आर। जो सनलाइट की रेडिएशन इसमें डिफरेंट काइंड के होते हैं, हाई एनर्जी, लो एनर्जी होते हैं, और एक मीडियम रेंज वाले विजिबल रेडिएशन। तो विजिबल रेडिएशन जो है वो फोटोसिंथेसिस में उसका पॉजिटिव रोल है। इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन 9 है, क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन ड्यू टू। ऑप्शन ए है ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, रेड लाइट, ब्लू लाइट। करेक्ट आंसर इसका डी है, दैट इज़ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एब्जॉर्प्शन के साथ नहीं बल्कि इसकी रिफ्लेक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का कलर ग्रीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेना एंड स्ट्रोमा आर इनक्लोज्ड इन। तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में है कि इसमें जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है और ग्रेना इसके अंदर जो थाइलेकाइड सेक्स के ग्रुप से बनते हैं, इसके गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ बी एंड दैट इज़ 2 मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन 11 है, स्ट्रोमा इज़ अ प्लेस दैट हेल्प इन। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर बी है। जैसे हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का ये ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो है दैट अकर इन स्ट्रोमा। इसका करेक्ट आंसर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12. Chlorophyll C is present in. There are different types of chlorophyll molecule A, B, C, D और E. तो प्लांट्स में और ग्रीन एलजी में ए बी है और सी टाइप जो है दैट इज प्रेजेंट इन एलजी। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट एम्बेडेड इन ग्रेना ऑफ क्लोरोफिल इज। अच्छा, क्लोरोफिल के दो मेजर पोर्शंस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल। चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें ए, सी और डी जो है ये हेड के लिए है और बी जो है ये फाइटोल, ये टेल को कहते हैं। क्लोरोफिल का टेल जो है दैट इज प्रेजेंट एम्बेडेड इन द ग्रेना। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 14 है एन एंजाइम कैन एक्ट ऑन। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए में है इनहिबिटर, बी में है सबस्ट्रेट, सी में है प्रोडक्ट और डी में है ऑल ऑफ दीज। इसमें आप देखिए तो एंजाइम्स जो है ये तो बॉन्ड इनहिबिटर के साथ भी बना सकता है और सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन ये जो वर्क करता है, एक्टिविटी करता है और इसको प्रोसेस कर सकता है वो सबस्ट्रेट है। सो द आंसर इज बी। 15 है एन एंजाइम कैन रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है इनहिबिटर, बी सबस्ट्रेट है, सी बोथ और डी है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे और क्वेश्चन 14 में स्लाइड डिफरेंस है। यहाँ पे रिएक्शन की बात हुई है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और इनहिबिटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 16 है विच पार्ट ऑफ एंजाइम हैज लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अगर हम एंजाइम को देखें जनरली इट इज़ मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है और इसके अंदर सेवरल अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें जो सबसे स्मॉलर पोर्शन है दैट इज़ एक्टिव साइट, जिसके अंदर 3 to 11 अमीनो एसिड्स होंगे। तो ये शार्ट रीजन है इसमें से। करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 17 है एन एंजाइम इज स्पेसिफिक एज इट हेल्प काजिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है वन रिएक्शन फॉर अ सबस्ट्रेट। ये हमारे बुक में लिखा भी है कि अगर कोई एंजाइम वर्क कर सकता है सबस्ट्रेट के ऊपर तो ये उस सबस्ट्रेट के सारे प्रोसेसेस नहीं करवा सकता, बल्कि इसमें से एक पॉसिबल रिएक्शन करवाएगा। मैं एग्जांपल में बताऊँ कि अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और ये रिएक्ट करके वाटर भी बना सकता है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकता है, तो दोनों रिएक्शंस के लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए। क्वेश्चन 18 है द अर्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट एंजाइम एक्शन वाज दैट इज़ लॉक एंड की मॉडल। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक्टिव साइट रिजिड है और ये सबस्ट्रेट के साथ चेंज नहीं हो सकता। इस मॉडल ये फर्स्ट मॉडल था और इसके बाद फिर बाद में पता चला कि कुछ एंजाइम बल्कि ज़्यादा एंजाइम्स ऐसे हैं जिसके एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्टिवेशन। अच्छा, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा रीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है? दैट इज़ एक्टिव साइट मस्ट चेंज, एक्टिव साइट मस्ट नॉट चेंज, सबस्ट्रेट मस्ट चेंज, प्रोडक्ट मस्ट चेंज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि अगर एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मैच करेगा, बाइंड करेगा, तो इसके अंदर एक्टिवेशन काज होगी और दैट इज़ उसके अंदर ज़रूरी है कि चेंज आ जाए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 है अ रिएक्शन विल बी मोर एफिशिएंट व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज। इसका करेक्ट आंसर लो है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये एनर्जी बैरियर है और फिर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, ये कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलिस्ट कैन कन्वर्ट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस इज H2O2 रिक्वायरिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है एंड दैट इज़ 1 किलो जूल। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है एन एंजाइम कैन नॉट। करेक्ट आंसर है इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी।
अच्छा, इसमें फर्स्ट को आप देखिए रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो कर सकता है। कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, वो भी कर सकता है। और इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये सारे इसके काम है। जो ये नहीं कर सकता वो ये कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये बढ़ाएगा नहीं बल्कि इसको कम करेगा। करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन 23, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम प्रेजेंट इन आइस फ्ली इज। आइस फ्ली, ये बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि ये स्नो के अंदर पाए जाते हैं और इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज़ -10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, अंडर विच कंडीशन एंजाइम्स एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ है विल स्टॉप। एंजाइम एक्टिविटीज़ कौन से कंडीशन में स्टॉप हो जाते हैं? तो ए में है 0 डिग्री, सी गलत है। बी आइस में फिर भी हो जाते हैं। सी विंड नेचर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के लिए डी ऑप्शन जो है वो बी एंड सी दिया है, लेकिन बुक में क्लियर कट लिखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये एक्टिविटीज़ जारी रहते हैं और आइस में, इवन आइस के अंदर भी एंजाइम एक्टिविटीज़ स्लो होते हैं लेकिन दे आर प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, व्हेन दे आर डिनेचर्ड। क्वेश्चन 25, प्रोटीन्स ब्रेकिंग एंजाइम्स आर पेप्सिन, प्रोटीएस, पपेन। ये सारे जो है ये प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम है। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन 26 है, पीएच फॉर इन्वर्टेज एंजाइम इज स्लाइटली। अच्छा, ये पीएच का जो टेबल दिया गया है आप क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्वर्टेज एंजाइम्स दिए गए हैं और उसका स्लाइटली एसिडिक है, दैट इज़ 4 to 4.5। क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज एंजाइम एक्शन when enzymes are added to reaction, when substrates are added to enzyme, C any और D में है none of these। तो इसमें अगर हम किसी रिएक्शन में एंजाइम ऐड कर रहे हैं तो वो भी रिएक्शन को, प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। अगर हम किसी एंजाइम को सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो फिर भी रिएक्शन इन्हांस होगा। तो इसका आंसर सी है। करेक्ट आंसर इज एनी। क्वेश्चन 28, विच वन इज ट्रू फॉर कम्पिटिटिव इनहिबिटर? इट अटैच टू एक्टिव साइट, इट इज़ रिवर्सिबल। हाँ, ये भी बुक में क्लियर लिखा है कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, एक बात तो ये कि ये compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए, तो एक बात तो ये है कि ये भी करेक्ट है। दूसरा ये कि इट इज़ रिवर्सिबल। ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मतलब रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये इनहिबिशन काज हो जाता है, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और फिर ज़रूरत के मुताबिक ये रीगेन हो सकती है एक्टिविटीज़। क्वेश्चन 29 है, अ सबस्ट्रेट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू। अच्छा, ये सबस्ट्रेट जो है ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह हो सकता है। मतलब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का सबस्ट्रेट के साथ कोई काम नहीं है। तो अगर कोई कम्पिटिटिव इनहिबिटर मौजूद है तो उसका शक्ल जो है वो एग्जैक्टली कम्पिटिटिव वो सबस्ट्रेट की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज़। अच्छा, जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें दोनों पाए जाते हैं, वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और वो इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। मतलब वो प्रोसेस को कम्प्लीटली स्टॉप भी कर लेते हैं और वो पार्शल किसी टाइम के लिए स्टॉप और फिर दोबारा से ऑन हो सकते हैं। इसका आंसर एनी है। क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट सर्व एज इनहिबिटर। इसमें कौन से इनहिबिटर नहीं हो सकते? एक है साइनाइड, बी है सबस्ट्रेट, सी है प्रोडक्ट और डी है बोथ बी एंड सी। अगेन आप देखें तो यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है प्रोडक्ट। तो साइनाइड तो सबको पता है कि ये इनहिबिटर है, लेकिन प्रोडक्ट भी कैन सर्व एज इनहिबिटर। और वो इस तरह के जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, तो फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये इनहिबिशन काज करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 32 है, क्लोरोफिल कैन बिकम डैश व्हेन एब्जॉर्ब लाइट। तो इसका आंसर पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
क्वेश्चन 33 है फास्फोरिलेशन कैन अकर इन। अच्छा, फास्फोरिलेशन ये एक प्रोसेस है और ये हम एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, एडिशन ऑफ फास्फेट। तो लाइट रिएक्शन में भी फास्फोरिलेशन होता है। तो फास्फोरिलेशन कैन अकर इन लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, बोथ बी एंड सी। अच्छा, फास्फोरिलेशन प्रोसेस में एटीपी सिंथेसिस है तो वो लाइट रिएक्शन में भी होता है और वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी है। इस मेन चीज़ों का ख्याल रखना है कि फास्फोरिलेशन अगर फोटो लिखा है या सबस्ट्रेट लेवल या ऑक्सीडेटिव तो फिर वो किसी प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। जनरली ये लाइट रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द रिड्यूस्ड इन ATP गेट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, ये वाटर से लेते हैं। एंड में जो NADP मालिक्यूल होता है इसको जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये जो फोटोलाइसिस के रिजल्ट में जो हाइड्रोजन आया है ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और NADPH2 मालिक्यूल बनाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ वाटर। क्वेश्चन 35 है लाइट रिएक्शन साइक्लेट लाइक रिएक्शन कैन जनरेट। अच्छा, यहाँ पे ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन में आप देखें तो ATP ओनली, ये भी करेक्ट है, लेकिन बी में आप देखें तो ATP प्लस NADPH2 इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में ये दोनों क्रिएट कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ बोथ। क्वेश्चन 36 है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज। अच्छा, लाइट रिएक्शन पे जनरल क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब होता है नॉन साइक्लिक पाथवे, और नॉन साइक्लिक पाथवे के प्रोडक्ट्स जो है वो ऑप्शन सी है, दैट इज़ 1 ATP एंड 1 NADPH2 मालिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम्स यूज्ड इन फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। अच्छा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मैंने ऑक्सीजन का वर्ड यूज़ किया है स्लाइट डिस्ट्रक्शन के लिए, और उसका भी करेक्ट आंसर सी है। रोबेस्को एंजाइम जो है ये राइबोलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये ऑक्सीजन की भी का फिक्सेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी फिक्सेशन करता है। सो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 38 है रिडक्शन फेज ऑफ डार्क रिएक्शन रिफर्स टू द रिडक्शन ऑफ। अच्छा, रिडक्शन फेज जो है, जो 3 फेजेस हैं, इसमें किस चीज़ की रिडक्शन होती है जिसकी वजह से हम इसको रिडक्शन फेज कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की तो फिक्सेशन होगी, PGL खुद रिड्यूस हुआ है, RUBP बन जाता है, इसका आंसर नन है। और ये असल में होता है PGA रिड्यूस हो के PGL बनाता है, तो PGL को एज अ डिस्ट्रैक्टर यूज़ किया गया है, अदरवाइज PGA मालिक्यूल करेक्ट आंसर है, नन के साथ है PGA। क्वेश्चन 39 है कोएंजाइम A इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड पार्ट ऑफ। अच्छा, इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे एंजाइम A लिखा है तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये विटामिन A होगा, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड और कुछ पोर्शन जो है विटामिन B का होता है इसमें। कोएंजाइम A करेक्ट आंसर इसका क्या है, B, दैट इज़ विटामिन B। क्वेश्चन 40 है विच ऑफ द प्रोडक्ट विल एंटर क्रेब्स साइकिल, पायरोवेट, फास्फोइनोल पायरोवेट, कोएंजाइम Q, नन। अच्छा, पायरोवेट तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है लेकिन ये क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, इसने कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोएंजाइम A में। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, और वो है एसिटाइल कोएंजाइम A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 बेस्ड ऑन कार्बन नंबर विच वन इज़ डिफरेंट, ऑक्सैलोएसिटेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, अल्फा कीटोग्लूटरेट और मेलेट। ऑक्सैलोएसिटेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A और मेलेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है दैट इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। इसका करेक्ट आंसर है अल्फा कीटोग्लूटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 अ सिंगल C3 पाथवे रिक्वायर्स। अच्छा, ये भी एज अ डिस्ट्रक्टर आपको लगेगा कि ये 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन एक C3 पाथवे के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। C3 पाथवे डार्क रिएक्शन का अल्टरनेट नाम है। क्वेश्चन 43 है इन रिस्पायरेशन द सब्सटेंस यूज
इज। अच्छा, रिस्पायरेशन में कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ हो जाते हैं? ये ग्लूकोज भी यूज़ होते हैं और ऑक्सीजन भी यूज़ हो जाते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर रिस्पायरेशन आ जाए तो इसका मतलब इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि ये कौन सा रिस्पायरेशन है, दैट इज़ स्ट्रेट अवे वो एरोबिक रिस्पायरेशन की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मैकेनिज्म विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज़। इसमें रिस्पायरेशन प्रोसेस करेक्ट आंसर है। रिस्पायरेशन क्या करता है? ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी कैप्चरिंग है, और प्रोटीन सिंथेसिस का ऐसा कोई आइडिया नहीं है, वो जस्ट प्रोटीन सिंथेसिस है। तो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज से एनर्जी बनती है एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर ए। 45 है विच ऑफ द स्टेप रिक्वायर्स नो एटीपी। कौन से स्टेप के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं होती? अब जो स्टेप्स दिए गए हैं उन सब में फास्फेट की ज़रूरत होती है, फास्फेट ऐड हो जाते हैं, लेकिन बी करेक्ट आंसर है कि जब फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड से बाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड्स बनते हैं तो इसमें फास्फेट्स ऐड होते हैं, लेकिन नॉट फ्रॉम एटीपी, दैट इज़ फ्रॉम फास्फोरिक एसिड। क्वेश्चन 46 है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पीजीए टू पीएपी। अच्छा, कन्वर्जन में क्या होता है? इसमें नन आंसर है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि वाटर इज़ एडेड, तो ये ऐड नहीं होती, ये रिलीज़ हो जाते हैं। सो डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हुआ है, डी करेक्ट आंसर है, दैट इज़ नन। क्वेश्चन 47 है द ऑक्सीडेशन ऑफ PgAl कैन प्रोड्यूस 1 ATP, बी में है 2 ATP, सी में है 4 ATP। PgAl जब बनता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उसके रिज़ल्ट में 2 ATPs बनते हैं। अगर हम ये ग्लूकोज के लिए कंसिडर करेंगे तो फिर 2 PgAl की ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए 4 बनेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 2 ATP है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 48 है तो ATP फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, हाउ मेनी ATPs फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज इन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो टोटल ATPs हमारे साथ 38 बनते हैं, जिसमें से 6 सबस्ट्रेट लेवल पे बनते हैं और 32 जो है ये किस प्रोसेस से बनते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 49 है हाउ मच ATP आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कितने ATPs बनते हैं। अगर हम ग्लूकोज को कंसिडर करेंगे तो इसके 2 रीजन्स है, एक साइटोप्लाज्म है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी के ATPs बनते हैं और 4 जो डायरेक्ट बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो साइटोप्लाज्म के हिस्से में आता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 50 है टोटल ATP सिंथेसिस इन एनारोबिक रिस्पायरेशन इज। इसमें 2 बनते हैं और वो यही है जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए हम ओवरऑल लिखते हैं। क्वेश्चन 51 है स्टेप ट्रू फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन का हिस्सा है और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में होता है। क्वेश्चन 52 है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ इन इज़ अ डिजीज़ ऑफ। अच्छा, टोबैको मोज़ेक तो आप स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि दैट इज़ द डिजीज़ ऑफ टोबैको प्लांट, सी करेक्ट आंसर है। 53 है शेप ऑफ पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस स्पेरिकल शेप का है, ये उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में दिया गया है। क्वेश्चन 54 है विच वन इज़ ट्रू फॉर ऑल फेजेस। सारे बैक्टीरियोफेजेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो दे हैव टेल फाइबर्स, नॉट ऑल फेजेस हैव टेल फाइबर्स, हैव बेस प्लेट्स, नॉट ऑल फेजेस हैव बेस प्लेट्स, ऑल वायरसेस ऑल फेजेस मस्ट हैव जीनोम। मतलब जितने भी बैक्टीरियोफेजेस है इसमें जीनोम होना चाहिए, DNA या RNA इसमें होने चाहिए। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज कैन बी। ये भी DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, तो इसमें सी करेक्ट आंसर है। 56 है HIV स्पाइक्स आर मेड ऑफ। जो बुक में लिखा है GP120 और GP41, ये असल में GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन
ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है, सो सी करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ग्लाइको प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा वायरस हिज जीनोम मेड ऑफ। इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम जो है ये 8 आरएनए मॉलिक्यूल से बना है, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, डी करेक्ट आंसर इज नन, दैट इज़ 8 आरएनए मॉलिक्यूल। वायरस विद लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, वो वायरस जिसका अटैक के बाद सिम्टम्स डेवलपमेंट तक का जो स्टेज है वो लॉन्गर हो, वो CAEV भी है, HIV भी है, वेसना भी है, ऑल करेक्ट आंसर है। 59 है विच वन इज़ नॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेनले। अच्छा, स्टेनले ने ये भी मालूम किया था कि ये रॉड शेप है, इसने ये भी मालूम किया था कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है, इसने ये भी मालूम किया था कि इसमें लिविंग कैरेक्टर्स हैं, और ये आइवानोस्की ने मालूम किया था कि TM डिजीज़ जो है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ बैक्टीरियल नहीं है। क्वेश्चन 60 है बी सेल्स आर नेम्ड आफ्टर, इसमें नन आंसर है। अच्छा, ये बोन मेरो में बनते भी है और इसकी मैच्योरिटी भी होती है, लेकिन इसका बी से कोई काम नहीं है। बी जो है ये इट इज़ अ नेम इज़ अ वर्ड गिवन बिकॉज ऑफ इट्स डिस्कवरी एंड दैट इज़ बर्सा इन बर्ड्स, सो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 61 द टारगेट ऑफ HIV। अच्छा, HIV ये CD4 सेल्स पे अटैक करते हैं और CD4 सेल्स जो है ये हेल्पर भी हो सकते हैं, ये किलर भी हो सकते हैं, इसलिए बोथ करेक्ट आंसर है। 62 है ड्यूरिंग एड्स मोस्ट एक्सपेक्टेडली। एड्स डिजीज़ में आपके ऊपर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ अटैक कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल भी हो सकती है, TB भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अटैक जो है वो पॉसिबल है जो वीक इम्यून सिस्टम पे अटैक कर सकता हो, ए करेक्ट आंसर है। HIV साइकिल कंप्लीट व्हेन HIV। अच्छा, जब HIV ह्यूमन सेल से बर्ड ऑफ हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो इस स्टेज में ये साइकिल कंप्लीट होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 64 है टेकिंग HIV मेडिकेशन कैन। अगर हम HIV के लिए ट्रीटमेंट कर रहे, मेडिसिन ले रहे, तो ये ट्रांसमिशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता, ये सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकता है फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब अगर कोई बंदा इसको ले रहा है तो वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। 65 HIV कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू। अच्छा, इसमें इंजेक्शन लिखा गया है लेकिन आगे स्टरलाइज्ड भी लिखा है, तो ए करेक्ट आंसर है स्टरलाइज्ड इंजेक्शंस। और बाकी इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, मदर टू फीटस भी हो सकता है। क्वेश्चन 66 है बेस्ट वे ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एड्स। आप एड्स डिजीज़ को फिज़िकल अपीयरेंस से डायग्नोज नहीं कर सकते, बॉडी फिजिक से डायग्नोज नहीं कर सकते, आई कलर से नहीं कर सकते, ब्लड टेस्ट जो है दैट इज़ द ओनली वे ऑफ डायग्नोसिस, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 67 है सोर्स ऑफ एड्स इज़ नॉट बॉडी फ्लूइड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ईटिंग टुगेदर, नीडल्स। तो ये सारे सोर्सेज है, बॉडी फ्लूइड सोर्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, नीडल हो सकते हैं, एक साथ खाने से ये नहीं हो सकता, नॉर्मल रूटीन लाइफ से ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो ईटिंग टुगेदर इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 68 है विच वन इज़ ट्रू फॉर ऑल प्रोटीन्स। यहाँ पे बी डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है कि सारे प्रोटीन्स के लिए कौन सा वर्ड ट्रू है, तो दे आर एंजाइम्स, तो ये गलत है। एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड, ये बात ठीक है। ये हार्मोन भी हो सकते हैं लेकिन नॉट ऑल प्रोटीन आर हार्मोन, सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी एंड दैट इज़ दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। ग्रेट लक।